हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको इस बात की पूरे तरीके से जानकारी है कि मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर्स डेलीगेटेड किए जा रहे हैं और महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ लॉ की वेबसाइट पर कंटिन्यू डाउनलोड किए जा रहे हैं। अतः आज मैंने आपके लिए एक लेक्चर प्रिपेयर किया है जो कि लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर है। अतः मेरा ऐसा सोचना है और ऐसी कोशिश है कि मेरा प्रत्येक लेक्चर आपके हित में रहे और जिससे आपको लाभ मिले। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे इस लेक्चर पर, जिसमें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट है उस पर एक लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। और जो लेक्चर इस बात पर है कि भारत में कब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विकास, उसका उद्भव और उसका इतिहास क्या है, कब से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो इस बात पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कुछ पॉइंट वाइज मैंने यहाँ डिक्लेरेशन दिए हैं, जिन्हें वन बाय वन करके हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में ये बताया गया है कि भारत में सर्वप्रथम 31 दिसंबर सन 1600 में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर जारी कर कुछ लोगों को भारत में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए भेजा गया और ये देखने के लिए भेजा गया कि आप वहां जाकर देखिए कि व्यापार हो सकता है या नहीं, हमारे हित में है या नहीं है। और ऐसा अनुबंध, ऐसा चार्टर जिसकी मैक्सिमम ड्यू डेट रखी गई थी 15 ईयर, आई मीन टू से 15 वर्ष। 15 वर्ष के लिए उन्हें व्यापार करने के लिए यहाँ भेजा गया था और उसमें यह शर्त रखी गई थी कि यदि आप व्यापार करना नहीं चाहते हैं, कंपनी व्यापार करना नहीं चाहती है, तो 2 वर्ष पहले ही कंपनी को, सरकार को इस बात की सूचना देना होगी कि हम यहाँ व्यापार करना नहीं चाहते हैं और वापस आ जाएंगे। और जो भी व्यापार करेंगे वो सरकार के नेतृत्व में करेंगे, अदरवाइज उसके अलावा व्यापार नहीं करेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था वो देखेंगे अपन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया है कि 31 दिसंबर सन 1600 में प्रथम चार्टर द्वारा आई थी। लेकिन भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स की राय मालूम करने पर, भिन्न भिन्न एक्सपर्ट्स की बुक्स देखने पर यह पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जहां 31 दिसंबर सन 1600 में आई थी, उससे पहले भी 2 लोग ऐसे थे फॉरेनर जो यहाँ भारत में आ चुके थे। शायद आप सभी लोग इस बात से विदित होंगे और सभी को जानकारी होगी कि हमारे यहाँ वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति 1498 में आया था, जो कि जिसने पहला कदम अपना कोचीन में रखा था। एक और दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है थॉमस स्टीफंस। थॉमस स्टीफंस सन 1579 में आया था। अप्रैल के महीने में वो अपने देश से चला था और यहाँ अक्टूबर में उसने अपना कदम रखा था। तो ऐसा माना जाए कि 1498 में वास्को डी गामा, 1579 में आपके सेंट स्टीफन, ये 2 लोग यहाँ आए थे। उसके बाद तीसरी अवसर में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये तो रहा इसके आगमन का इतिहास। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी से तात्पर्य क्या था, कितने लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आते थे, कितने लोगों का संगठन था, वो यहाँ सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर हुआ करता था और 24 डायरेक्टर, कुल मिलाकर 25 लोगों का एक संगठन था और इनके अंडर में काम करने वाले लोग अनगिनत थे। ये वे अधिकारी थे जो अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसमें ये बताया है एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स, यानी कि टोटल 25। तीसरा पॉइंट है पावर ऑफ कंपनी। क्या पावर थे कंपनी के, क्या
फर्स्ट जो चार्टर डिसाइड किया गया था 31 दिसंबर सन 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने जब कंपनी को यहाँ भेजा था, तो क्या कुछ शक्तियां दी थी? हाँ, कुछ शक्तियां दी थी और कुछ शक्तियां बाद में बढ़ा दी गई। उनके संबंध में यहाँ 3 तरह की शक्तियों का जिक्र मिलता है। नंबर 1 कानून बनाने की शक्ति, नंबर 2 अनुशासनात्मक शक्ति, नंबर 3 न्यायिक प्रक्रिया संबंधी शक्ति यानी कि जुडिशियल पावर। ये तीनों प्रकार की शक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिन्हें हम 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। नंबर 1 पावर ऑफ कंपनी में 3 प्रकार की शक्तियों का यहाँ जिक्र है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव पावर, नंबर 2 डिसिप्लिनरी पावर, नंबर 3 जुडिशियल पावर यानी कि विधि निर्माण करने की शक्ति, अनुशासन करने की शक्ति और जुडिशियल पावर की शक्ति। इस तरह ये 3 शक्तियां यहाँ दी गई हैं, जिसमें पहली शक्ति जो दी गई है ए लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधि निर्माण करने की शक्ति। विधि निर्माण करने की शक्ति को 4 भागों में बांटा गया है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाए। लेजिस्लेटिव पावर 1, 2, 3, 4 ये 4 बिंदुओं में मैंने समझाने की कोशिश की है। 1, 2, 3 और 4। विधि निर्माण करने की शक्ति में जो 4 प्रकार की शक्तियां थी वो नंबर 1 पर थी लॉ मेकिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी को विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपनी कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसके अनुशासन को बनाए रखने के लिए विधि का निर्माण कर सकती थी और समय समय पर उसका उपयोग भी कर सकती थी। दूसरी इसमें अंतर्निहित शक्ति थी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूशन। जिन विधियों का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता था, उन विधियों का वो एनफोर्समेंट और एग्जीक्यूट भी करती थी उन्हें, अर्थात लागू करने का अधिकार भी उनके पास था और उन्हें क्रियान्वयन भी वही करती थी, यानी कि लागू करना और क्रियान्वित करना, ये दोनों ही शक्तियां उसके पास थी। इसी में एक तीसरा पावर है अल्टरेशन ऑफ लॉ। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई कानून बनाया और वो कानून जब तक उपयोग में था, जब तक उसकी जरूरत थी तब तक उसे रखा, जरूरत पड़ी तो उसे निरस्त कर दिया। या सपोज दैट निरस्त नहीं करना है, कानून को रिपील्ड नहीं करना है, थोड़ा सा सुधार करना है, या तो कुछ घटाना है या कुछ बढ़ाना है, तो ऐसी कंडीशन में उस कानून को जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिस्थितियों को देखते हुए बनाया था, समय के साथ साथ अल्टर कर सकेगी। चौथी इसमें इनहेरेंट पावर थी पनिशमेंट एंड इम्प्राइजनमेंट। एक चीज और थी इसमें, एंड फाइन। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कानून बनाया गया, विधि का निर्माण किया गया, उसमें ये तीनों ही चीजें थी। पनिशमेंट 1, कारावास 2 और अर्थदंड 3। पनिशमेंट दे सकती है अर्थात आपको सजा दे सकती है, दंड दे सकती है, का इम्प्राइजनमेंट कर सकती है, कारावास दे सकती है, फाइन भी आपके ऊपर लगा सकती है अर्थात जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकेगा। ये तीनों प्रकार के पनिशमेंट भी कंपनी देती थी। पावर ऑफ कंपनी में फर्स्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड हम देखते हैं डिसिप्लिनरी पावर। डिसिप्लिनरी पावर को समझने के लिए मैंने ये एरो यहाँ बना रखा है, यहाँ ऐसे समझने के लिए हमें चार्टर 1615 समझना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी पावर को समझने के लिए चार्टर 1615 समझना पड़ेगा और 1615 में ये दिया गया है कि डिसिप्लिनरी पावर को बनाए रखने के लिए इस चार्टर में ये मेंशन किया गया है कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके अनुशासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने हिसाब से उस विधि में कोई भी बदलाव ला सकती है, जिससे कि उसकी कंपनी सुचारू रूप से कार्य कर सके। थर्ड पॉइंट, पावर ऑफ कंपनी का थर्ड पॉइंट यानी कि सी,
इसमें दिया है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कैसी दी गई? बस भाग्य की विडंबना और भारत का दुर्भाग्य यहीं से स्टार्ट होता है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जुडिशियल पावर मिली और उस जुडिशियल पावर का इतना अधिक प्रयोग किया गया, उसी समय से भारत की विडंबना, भारत का दुर्भाग्य और भारत का अस्त होना प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि जुडिशियल पावर में वो सभी शक्तियां निहित थीं जिन शक्तियों के आगे भारत टूटता गया और वर्ष 100, 200, 300 वर्षों तक लगभग भारत देश को परतंत्रा की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। इन न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं? देखिए, जुडिशियल पावर के सामने मैंने एरो द्वारा ये समझाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 चार्टर को जब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जुडिशियल पावर में क्या क्या पावर इनहेरेंट थी। नंबर 1, चार्टर 1622। एक्चुअल में जब 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय ये सारी पावर उन्हें नहीं दी गई थी। कुछ कार्य करने को ध्यान में रखकर, उनके हित को ध्यान में रखकर, अनुशासन को ध्यान में रखकर दिए गए थे। अदरवाइज 1622 से शक्तियों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। 1622 में इस चार्टर द्वारा कंपनी को ये शक्ति दी गई कि कंपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग कर सकती है, जरूरत पड़े तो कानून बनाने के साथ साथ वो न्यायिक शक्ति का भी उपयोग करेगी। सेकंड, चार्टर 1661। चार्टर 1661 द्वारा जो न्यायिक शक्तियां दी गई वो चार्टर 1622 को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा थी। चार्टर 1661 में 2 तरह की शक्तियां दी गई। नंबर 1, जिसमें दिया गया कि गवर्नर और उसकी काउंसिल को न्यायिक शक्ति का पूरा प्रयोग करने का अधिकार है। कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो गवर्नर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करे या काउंसिल करे, न्यायिक शक्ति का प्रयोग तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन कष्ट की बात दूसरे पॉइंट में थी। इसमें 2 पॉइंट दिए गए, एक जिसमें गवर्नर और काउंसिल जुडिशियल पावर का यूटिलाइज करेगा, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट था जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर और काउंसिल जिस जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करेगी उस जुडिशियल पावर का इस्तेमाल फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग करेगी। यहां समस्या आ गई। भारत का कस्टम कुछ और था, भारत की परिस्थितियां कुछ और थी, भारत के रीति रिवाज कुछ और थे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और थी। लेकिन हमारे यहाँ जिस लॉ को यूटिलाइज किया जा रहा था वो लॉ था फॉरेन लॉ, विदेशी कानून। यानी उनके अपने कानून के आधार पर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे जो हमारे लिए हर तरह से अहितकर था, नुकसानप्रद था, प्रतिकूल था। नंबर 3, 1 2 नंबर 3, चार्टर 1668। 1668 में क्या किया गया? भारत में एक पुर्तगाली राजा हुआ करता था। उस राजा की सिस्टर का विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ, और जब चार्ल्स सेकंड के साथ उसने अपनी छोटी बहन का विवाह किया तो उस समय बंबई, जो कि एक छोटा सा स्थान था उस पुर्तगाली राजा की दृष्टि में, उन्होंने वह बंबई उस चार्ल्स सेकंड को अपनी छोटी सिस्टर के विवाह में दहेज में दे दिया। ठीक, अब चूंकि वो बंबई चार्ल्स सेकंड को अपने विवाह में मिला था, इट इज ए गिफ्टेड, तो अब वो अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड हो गई, 1600 में अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए, 1622 में शक्तियां मिल गई, 61 में मिल गई, 68 में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, उस बंबई को 10 पौंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया
कंपनी को दे दिया। इसके बाद चार्टर 1676, जब चार्ल्स सेकंड ने खुद को गिफ्ट में मिले हुए बंबई को 10 पौंड सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, तो उसके बाद कुछ समय पश्चात 1676 में उसने एक और परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, जिसमें यह कहा गया कि आप बंबई में सिक्कों का निर्माण कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं। अब बंबई में सिक्के ढलने लगे, सिक्कों का निर्माण होने लगा। आगे चलते हैं हम चार्टर 1683। 1683 में ईस्ट इंडिया कंपनी इतना शक्तिशाली हो गया कि वो किसी से भी युद्ध कर सकता था। अब उसके पास अपनी इतनी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अनुशासनात्मक शक्ति, विधि बनाने की शक्ति, सेना की शक्ति, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और भारत देश की भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा, संस्कृति, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां इत्यादि सभी को समझ लिया था। क्योंकि देखिए 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है और हम बात 1683 की कर रहे हैं, यानी कि 83 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को इट मस्ट बी कंप्लीट इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 83 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 83 वर्ष में सोच लीजिए कि वो कितना विकास कर लेगी। 83 वर्ष कुछ होते हैं। आज भारत देश को आजाद हुए जितना समय हुआ है, संभवतः इतना समय हो चुका था, बल्कि शायद इससे ज्यादा। नेक्स्ट चार्टर 1698। इसी तरह 1698 में भी उन्हें और भी शक्तियां मिल गई, जिसमें बताया गया कि दीवानी संबंधी मामले भी आप सुन सकते हैं। चार्टर 1765, गजब। चार्टर 1765 अपने आप में अद्वितीय है। इस चार्टर द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति दी गई, वो शक्ति बेहद ही खतरनाक थी, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों की दीवानी टोटल सौंप दी गई और इन्होंने भारत देश में राजाओं में फूट डालकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। चार्टर 1818। चार्टर 1818 में इतना शक्तिशाली हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी कि जो बात मैंने आपसे यहाँ 1676 में कही थी कि वो किसी से भी युद्ध कर सकते हैं, ऊपर मैंने बताया कि इतनी शक्तिशाली हो गई, किसी से युद्ध कर सकते हैं। अब अपनी उसी बात से मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा। चार्टर 1818 में ये कंडीशन हो गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करने लायक भारत में कोई बचा ही नहीं। अब कोई ऐसा है ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत करे, उससे युद्ध करे। अब तो उसके साथ रहकर या उसके नेतृत्व में रहकर ही हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम भारत में नहीं रह सकते। एट लीस्ट इन ए लास्ट चार्टर 1833। चार्टर 1833 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत देश आपका नहीं हमारा है, इस पर राज हम करेंगे। अब भारत देश पूरे तरीके से हमारा हुआ और इसकी सत्ता हमारी हुई और जैसे हम राज करेंगे वैसे हमें करना होगा और आपको हमारे नेतृत्व में ही रहना होगा और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है और इसके आगे भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर से आपको लाभ होगा।